स्टार्ट करिए। Okay. Okay. So anemia, as I have already told you in previous classes also, anemia is the blood disorder characterized by reduction in RBC count, hemoglobin content and packed cell volume. So अभी तक आपको ये तो पता है रेड ब्लड सेल्स की अगर काउंट कम हो रही है तब अनीमिया होता है। सिमिलरली हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होता है तब भी अनीमिया ही बोलते हैं हम उसको। नाउ सेल वॉल्यूम पैक्ड सेल वॉल्यूम काउंट पीवीसी, अगर वो भी कम होता है तो उसको भी हम बोलते हैं अनीमिया में ही काउंट करते हैं। सो होता क्यों है? डिक्रीज प्रोडक्शन, अगर आरबीसी ही पूरी तरीके से नहीं बन रहे, ओके, मतलब प्रोडक्शन जो है, बनने की जो प्रक्रिया है उसमें कमी आना। देन इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, तो डिस्ट्रक्शन मतलब जो सेल साइकिल है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट होना आरबीसी की। ओके, जनरली 120 डेज का होता है, बट ड्यू टू वेरियस रीजन, कई कारणों की वजह से अगर आरबीसी उससे पहले ही डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाए तब भी हो सकता है ये चीज। एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी में से जो ब्लड है उसका लॉस होना, वो भी अच्छी खासी मात्रा में होना। क्योंकि माइल्ड केसेस में जो होता है, अगर माइल्ड ब्लड लॉस होता है तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं इजीली, लेकिन मॉडरेट टू सिवियर ब्लड लॉस को हम रिकवर नहीं कर सकते, उसको टाइम चाहिए होता है। तो उस कंडीशन में हमारा आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है डिक्रीज हो जाता है, और अनीमिया हम उसको बोलते हैं दैट देयर माइट बी अनीमिया। ओके, नाउ इमेजिन हमने बात करी तीन तीन कंपोनेंट्स की। आरबीसी का कम होना मतलब प्रोडक्शन कम होना, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना, एंड तीसरा ब्लड का ही लॉस हो जाना। ना ये तीनों चीजें बहुत सारे अलग अलग चीजों की वजह से हो सकती हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉज हो सकते हैं। ओके, जैसे कि एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब ये क्यों हो सकता है? एक सिंपल सा रीजन है, अगर किसी को चोट लगता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो कॉमन एग्जांपल हम देते हैं। दूसरा रीजन हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग। ओके, इंटरनल ब्लीडिंग ड्यू टू सम टॉक्सिन्स और किसी ऐसे जहरीले पदार्थ की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग बहुत कॉमन होती है। तो ये सारी चीजें। हाँ जी। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है सर? डिस्ट्रक्शन मतलब टूटना, या फिर आप कह सकते हैं डेड होना। ओके, ओके सर। अगर हम इसको और हिंदी में लेके जाएं तो तबाह होना, अगर हम आम भाषा में बात करते हैं तो। ठीक है, सो डिस्ट्रक्ट होना। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। हाउ डू वी क्लासिफाई अनीमिया? अनीमिया को हम क्लासिफाई कैसे करें? जब एक डिजीज है तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं कि ये कौन सी टाइप की डिजीज है, क्यों हो रही है, किस रीजन की वजह से हो रही है। तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें से दो क्लासिफिकेशन पैरामीटर्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है उनके शेप साइज में चेंज आना। ओके, जो हमने बात करी थी ना एरिथ्रोपोएसिस की, उस प्रोसेस में चेंज आना। ठीक है, जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं वो दिखना, फर्स्ट। सेकेंड इज एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एटियोलॉजिकल मतलब होता है कॉज, एटियोलॉजी मतलब होता है कॉज, रीजन क्या है डिजीज होने का, अनीमिया होने का कॉज क्या है। तो एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ अनीमिया के जिन कारणों से हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई करेंगे। ओके, जो भी कारण है अनीमिया होने का उसके हिसाब से हमने उसको क्लासिफाई करना है। सो दो क्लासिफिकेशन मेथड्स हैं, एक है मॉर्फोलॉजिकल, एक है एटियोलॉजिकल। ओके, नाउ कम्स मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। ओके, नाउ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जाने से पहले कुछ वर्ड्स यहाँ पर हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, उसी के बाद में आपको थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे हम मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफाई करते हैं। तो
I have already told you morphological classification depends on size and color of RBC. तो साइज और कलर जो आरबीसी का उसके हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन करनी है. ओके. साइज ऑफ आरबीसी इज डिटरमाइंड बाय मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं एमसीवी. कलर इज डिटरमाइंड बाय मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, दैट इज एमसीएचसी. तो ये दो वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, एमसीवी एंड एमसीएचसी. एमसीएचसी. तो ये तो हमें पता है कि हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारा रेड कलर होगा आरबीसी का. जितना ज्यादा हमारा हीमोग्लोबिन कंटेंट होगा उतना ही ज्यादा हमारा आरबीसी का जो है कलरिंग होगा. ये तो हमें पता ही है ना. वॉल्यूम भी हमें पता है कि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा साइज होगा. साइज और वॉल्यूम का जो हमारा रेशियो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसमें वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उसके साइज को मॉडिफाई किया जाता है, बाय कॉन्केव किया जाता है. नाउ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चार टाइप से हो सकती है. वो क्या क्या हो सकती है वो देखते हैं. ओके. सो नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया. प्लीज इसको कंफ्यूज मत करिएगा. नाम समझ में नहीं आया कोई बात नहीं. नाम समझ में नहीं आया, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, तो इसको मैं बता देता हूँ. इस नाम को आप कैसे याद रखने में आसानी होगी. तो साइटिक मतलब सेल. ओके. क्रोमिक मतलब, क्रोमिक मतलब कलरेशन. ओके. तो नॉर्मो मतलब नॉर्मल, नॉर्मो मतलब नॉर्मल, तो नॉर्मल सेल साइज. नॉर्मोक्रोमिक का मतलब नॉर्मल कलर, तो नॉर्मो मतलब नॉर्मल, क्रोमिक मतलब कलरेशन, तो नॉर्मल कलर एनीमिया. ओके. तो इसमें साइज और उसमें कलर में कोई डिफरेंस नहीं आया, नॉर्मल है. तो हमारी, अब हमने इधर देखा साइज एंड कलर ऑफ आरबीसीज आर नॉर्मल बट द नंबर ऑफ आरबीसी इज लेस. तो पहली ही कंडीशन हमारी ऐसी है जिसमें साइज और कलर दोनों नॉर्मल है लेकिन हमारे जो आरबीसी बन रहे हैं वही कम है. तो ये हो गया नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया. तो अगर आपको याद करना हो तो प्लीज इसको इस तरीके से याद रखिए, वर्ड्स का मतलब ढूंढिए क्या होता है. तो नॉर्मो मतलब नॉर्मल. 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 साइटिक मतलब सेल साइज और या फिर सेल. ओके. फिर यस अगेन सर. नॉर्मो, नॉर्मोक्रोमिक का मतलब क्रोमिक जो हमारे कलरेशन से कलर से. रिलेट करे. ओके. तो नॉर्मल नॉर्मल कलर. कलर. ठीक है. नॉर्मोक्रोमिक मतलब नॉर्मल कलर. ओके. देन अनीमिया. नाउ सब दोनों चीजें नॉर्मल है तो अनीमिया होगा क्यों? एक ही कारण बचता है उसके बाद में कि आरबीसी ही कम है. ओके. आया यस. समझ में ये? यस सर. यस सर. कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर. नो सर. ओके, वेरी गुड. देन कम्स योर सेकंड टाइप. सेकंड टाइप इज मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया. ओके. तो यहाँ पर अगेन नाम में ही देखो आप. ओके. नाम ही देखेंगे उससे ही हमें पता लग जाएगा कौन से टाइप का अनीमिया है. मॉर्फोलॉजिकल अनीमिया बहुत, वॉल्यूम कम हो जाएगा मतलब. साइज कम हो जाएगा. साइज कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा. मैक्रो का मतलब क्या होता है? ब्रॉड. मैक्रो का मतलब बड़ा. ब्रॉड. यस सर. मैक्रो मतलब बड़ा होना, माइक्रो मतलब छोटा. यही होता है. यस सर. यस सर. मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा. तो मैक्रोसाइटिक मतलब आरबीसीज आर लार्जर इन साइज. तो मैक्रो मतलब लार्ज, साइटिक मतलब सेल, तो लार्ज हो जाता है सेल साइज. अब नॉर्मोक्रोमिक मतलब जो नॉर्मल कलर रहेगा. नॉर्मोक्रोमिक मतलब नॉर्मल कलर एंड अनीमिया. ओके. RBCs are larger in size with normal color. RBC count is less. ओके. अब आया समझ में? मैक्रोसाइटिक मतलब लार्ज इन साइज. ओके. मैक्रो मतलब बड़ा होना, साइटिक मतलब सेल साइज, नॉर्मल मतलब नॉर्मल,
क्रोमिक मतलब जो कलर है वो उससे रिलेट कर रहे हैं। अनीमिया तो हमें पता ही है, कम ही होना आरबीसी की। सो इसमें होता क्या है, सेल साइज बड़ा हो जाता है आरबीसी का, कलरेशन सेम रहता है, उसमें कलरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और आरबीसी जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है। अब अगले का आप बताओगे, उसमें मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना होगा। वर्ड्स आपको समझ में आ गए हैं अब तक। मैक्रोसाइटिक मतलब साइज बड़ी। सेल की साइज ज्यादा। सेल का साइज ज्यादा है। यहाँ पर कौन से सेल की बात कर रहे हैं हम? आरबीसी। आरपीसी। आरबीसी। तो आरबीसी सेल में बड़े होंगे, साइज में बड़े होंगे। नाउ कम हाइपो। हाइपो, हाइपोक्रोमिक। कलर कम। कलर कलर कम। कम है। हाइपो मतलब होता है कम, कम। और हाइपर मतलब होता है ज्यादा। ज्यादा। ठीक है, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। तो यहाँ पर है हाइपो मतलब कम होना, कलर का कम होना। ओके। और अनीमिया है, तो अनीमिया का मतलब क्या था? आरबीसी काउंट कम होगा, ऑब्वियसली Yes, sir. कम होगा। Yes, यस sir. सर। RBCs are larger in size. MCHC is less, so cells are pale, less colored. So coloration जो है कम हो जाता है। ठीक है। नाउ लास्ट वाला आपको ही बताना है, इसमें हमने सारे वर्ड डिस्कस कर लिए हैं। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, इसमें क्या होगा? सेल की साइज कम तेल का वॉल्यूम कम हो जाएगा इसके लिए। साइज कम होगा और कलर भी कम। और हाँ, कलर भी कलर भी कम कम होगा। हो। और कलर भी कम होगा। सो दोनों ही कम हो जाएंगे। माइक्रो मतलब सेल साइज जो है छोटा हो जाएगा, हाइपो का मतलब है कम होना, माइक्रोसाइटिक मतलब सेल साइज कम होगा आरबीसी का, हाइपोक्रोमिक मतलब उसमें हीमोग्लोबिन जो कंटेंट है वो कम हो जाएगा, और उसी की वजह से जो सेल का जो कलर है रेड, वो कम हो जाएगा, वो थोड़े पीले होने लग जाएंगे, पेल कलरेशन आने लगे। सर इसमें आरबीसी की क्वांटिटी पे इफेक्ट नहीं होगा क्या? इस पे आरबीसी की क्वांटिटी में भी इफेक्ट होगा, क्योंकि लास्ट में आपने देखा वर्ड क्या आ रहा है? एनीमिया। अनीमिया। तो अनीमिया मतलब आरबीसी की क्वांटिटी में तो कम हो ही रहा है सर। ओके सर। ओके। जहां पर भी अनीमिया आ रहा है वहां आप ये मान के चलिए कि इसमें जो हमारा काउंट है, वेदर आरबीसी काउंट या हीमोग्लोबिन काउंट, दोनों ही कम हो रहा है। नाउ इमेजिन, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो है लेस कलरेशन है, हाइपोक्रोमिक है। हमने बात करी हाइपोक्रोमिक मतलब कलरेशन कम होना, यही बात करी ना अभी तक। यस सर। नाउ ये कलरेशन कम क्यों है? क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन सर की वजह, हाँ जी। सर जैसे किसी बॉडी में हेमोग्लोबिन कम हो जाता है बट बहुत टाइम तक भी वो हेमोग्लोबिन नहीं बना पाता है, ऐसे क्यों होता है? वो होता है, उसके ऊपर भी अभी हम आएंगे कॉजेस में, जब हम पढ़ेंगे कि क्यों होता है। वैसे वो अगर नॉर्मल अनीमिया है तो वो डाइट की वजह से होता है। जो हम खाना खाते हैं उसी से हमें आयरन मिलता है, और जब आयरन हमारी ओके। बॉडी में जाता है तभी हमारा ये एरिथ्रोपोइसिस आपने देखा था, फॉलिक एसिड देखा था, विटामिन बी 12 देखा था, हीमोपोइटिन यस। देखा था। ये सारे फैक्टर्स जो है हमारे एरिथ्रोपोइसिस को गाइड करते हैं। तो ओके। वही हमारी डाइटरी कंपोनेंट्स जो हम खाना खाते हैं उसी में हमें आयरन मिलता है, उसी से हमें विटामिन बी, सारे विटामिन मिलते हैं बहुत सारे अलग अलग। देन हमें बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स, कॉपर वगैरह, जिंक, ये सब उसी से मिलते हैं हम जो खाना खाते हैं। ठीक है। तो अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है किसी के, तब ये प्रॉब्लम जनरली देखने को मिलती है। और भी बहुत सारे कॉज होते हैं, लेकिन एक कॉमन कॉज ये होता है, इसीलिए ओके सर। जल्दी से वो पूरा नहीं हो पाता। ओके। ओके तो सर। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो नो। सर। नो सर। नहीं। वेरी गुड। ना ये टेबल दे रखा है यहाँ पर। ओके। तो इसमें आपको बस बेसिकली बता रखा है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक में क्या होता है, नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में क्या होता है, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में क्या होता है, एंड माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में क्या होता है। ओके। तो ये आपको अब मेरे हिसाब से तो बहुत इजी हो जाएगा, जब हम ये टेबल देखेंगे तो और ज्यादा इजी हो गया। ओके। तो साइज ऑफ आरबीसी एंड कलर ऑफ आरबीसी दोनों दे रखे हैं यहाँ पर।
नॉर्मोसाइट, नॉर्मो का मतलब है नॉर्मल। प्लीज अगर आप ये वर्ड्स को याद कर लेंगे तो ये तो बहुत इजी है। नॉर्मो का मतलब है नॉर्मल, साइटेक का मतलब है सेल साइज, क्रोमिक का मतलब है कलरेशन, ओके कलर, और मैक्रो का मतलब है सेल का साइज बड़ा होना, हाइपो का मतलब है कम होना, माइक्रो का मतलब है छोटा होना। ये 5-6 वर्ड्स हैं, अगर आपको इसका मतलब समझ में आ गया तो ये क्लासिफिकेशन बहुत इजी हो जाती है। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद हम करते हैं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजी क्या होता है? causes ओरिजिन। causes कॉज, ओके। इटियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ कॉज और ओरिजिन। जब हम किसी डिजीज को पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई कॉज होता है। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं कि कोविड-19 होता है किसी को, तो उसका कोरोना वायरस कॉज है। उसका ओरिजिन क्या है, जहां से वो ओरिजिन हुआ है। तो जब हम उसको रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, तो उसको हम उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एटियोलॉजी, ओके। तो जब भी हम किसी डिजीज के कॉज के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तब हम उसको यूज करते हैं एटियोलॉजी, ओके। सो एटियोलॉजी का मतलब है कॉज से हम रिलेट कर रहे हैं। नो एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कॉजेस जो है हमारे एनीमिया को कॉज कर सकते हैं, जो जो चीजें हमारे, जो जो फैक्टर्स हैं, जो जो डिजीजेस हैं जो एनीमिया कॉज कर सकती हैं, उसको हमने क्लासिफाई करना शुरू कर दिया है यहाँ पे, ओके। सो अगेन यहाँ पर हम फिर से देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कितना इजी हो जाता है अगर आपको वर्ड समझ में आएंगे तो, ओके। नाउ हेमरेजिक अनीमिया। हेमरेजिक अनीमिया, हेमरेज का मतलब होता है ब्लड लॉस, हेलो। ब्लड लॉस। अब वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, ठीक है। ब्लड लॉस बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेन जो रीजन है अनीमिया होने का वो है ब्लड लॉस। सो उसको हमने बोल दिया हेमरेजिक अनीमिया, ओके। सो जो अनीमिया ब्लड लॉस की वजह से हो रहा है उसको हमने बोला क्या, हेमरेजिक हेमरेजिक एनीमिया। अनीमिया, ओके। देन हीमोलाइटिक हम बाद में बात करते हैं। उसके बाद में आता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपके क्वेश्चन के आंसर में, कि सबसे कॉमन जो अनीमिया होता है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। जो हम रोज खाना खाते हैं, रोज हम डाइट लेते हैं, अगर उसमें आपके अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो वो डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी होना, ओके। जो हमें नॉर्मली चाहिए होता है डे टू डे बेसिस पे हमें काम करने के लिए, जो हम नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं, हम नॉर्मल हमारी फिजियोलॉजी होती है, उसमें काम करने के लिए जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो हमें मोस्टली हमारी डाइट से मिलते हैं। और कुछ बॉडी खुद भी बनाती है, लेकिन मोस्टली हमें डाइट से मिलते हैं जो हम खाना खाते हैं। अगर उस वो डाइट अच्छी नहीं है, उस डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है, तो हमें अनीमिया हो सकता है, ओके। इसमें मेनली जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया में आते हैं, वो होते हैं आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12। ये 3 मेन है, ओके। इसके साथ में आपका कैल्शियम भी होता है। ये 3 या 4 मेन न्यूट्रिशंस हैं जो हमें खाने में होने चाहिए ताकि अनीमिया ना हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो जाती हैं, तो इसीलिए हम अभी आपको फॉलिक एसिड के बारे में पता है, विटामिन बी 12 के बारे में पता है, आयरन के बारे में पता है, तो उसी तक रखते हैं, ओके। उसके बाद में आता है अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, ओके। सो अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस का मतलब है हमारे शरीर में जब कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो बहुत लंबे समय तक चलती है, ओके। क्रॉनिक का मतलब होता है ज्यादा समय तक या फिर बहुत लंबे समय तक। क्रॉनिक का मतलब होता है ज्यादा समय तक या बहुत लंबे समय तक, ओके। सो जब कोई ऐसी बीमारी होती है जो बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है, जैसे कि कैंसर, ओके, सो एक क्रॉनिक डिसीज हो सकती है। वैसे ही हम और कोई डिजीज भी ले सकते हैं,
रिमेटाइड आर्थराइटिस, ओके, गठिया जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, उसमें घुटनों में, ओके, जो होता है दर्द होता है, नीज में, बेसिकली नी में दर्द होता है, हाथों में होता है, छोटे स्मॉल जॉइंट्स को वो ज्यादा अफेक्ट करता है। उसके अलावा पूरी बॉडी में भी उसके अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो वो एक क्रॉनिक डिसीज है, वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है और लंबा टाइम उसमें लगता है, और उसमें इन्फ्लेमेशन भी साथ के साथ होता रहता है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है उसको आप अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है कुछ, तो अनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस पे जाने से पहले ही मैं आपको थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ दे देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने खाना खाया, ठीक है, हमने जैसे ही खाना खाया, हमारा फूड जो है ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, स्टमक में जाते ही वो टूटना शुरू हो जाता है ताकि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए, ओके। सो जब भी वो एब्जॉर्प्शन होना होता है, तो अगर क्रॉनिक डिसीज, मान लीजिए लिवर की कोई डिसीज हो गई या फिर स्टमक की कोई डिसीज हो गई, सो जो एब्जॉर्प्शन है आयरन का वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और जब आयरन ही नहीं बनेगा, तो हमने आरबीसी की लाइफ साइकिल में देखा था, हमारा आयरन जो है लिवर में जाके बिलिरुबिन बनाता है, वो बोन मैरो में जाके दोबारा से आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो अगर वो ही नहीं हो पाएगा, आयरन ही एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, या फिर लिवर डिसीज कोई हो जाएगी, तब कैसे काम होगा? आरबीसी एरिथ्रोपोइसिस तो अफेक्ट होगा ही होगा, ओके। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे अलग अलग कॉज हो सकते हैं, और उन्हीं कॉजेस के हिसाब से हमारी क्लासिफिकेशन होती है। ना इसमें दो कॉजेस हमने जो छोड़े हुए हैं, वो है हीमोलाइटिक एनीमिया एंड एप्लास्टिक एनीमिया, ओके। ये दो हमने अभी तक बात नहीं करी है इनकी, हम इनको बाद में आगे ही एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन ज्यादा हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है इनको तभी डिस्कस करेंगे जब ये आते हैं अच्छे से, ओके। So today we will be discussing about hemorrhagic anemia and hemolytic anemia. इन दो के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हेमरेजिक एनीमिया क्या होता है? हेमरेज मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ ब्लड। blood loss. लॉस ऑफ ब्लड और ब्लड लॉस, ओके ना। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो इसकी वजह से अगर कोई अनीमिया होता है तो उसे हम बोलते हैं हेमरेजिक अनीमिया, ओके। हेमरेजिक अनीमिया ना, ये दो टाइप का हो सकता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट मतलब होता है शॉर्ट टर्म, क्रॉनिक मतलब होता है लॉन्ग टर्म, ओके। तो दोनों वर्ड्स का मतलब मैंने आपको बता दिया। एक्यूट मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है, और क्रॉनिक मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है, ओके। तो एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए हो रहा है हेमरेज। हेमरेज मतलब लॉस ऑफ ब्लड। एक्यूट हेमरेज रेफर्स टू सडन लॉस ऑफ, एकदम से जो लॉस होता है ब्लड का, सडन लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड, एज इन केस ऑफ एक्सीडेंट। तो जैसे ही किसी का एक्सीडेंट होता है तो एकदम से बहुत सारा ब्लड लॉस हो सकता है, ओके। तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट हेमरेज, उसको हम बोलते हैं एक्यूट हेमरेज। Within about 24 hours after the hemorrhage, the plasma portion of blood is replaced. However, the replacement of RBCs does not occur quickly, and it takes at least 4 to 6 weeks. So, with less number of RBCs, hemodilution occurs. However, morphologically, the RBCs are normocytic and normochromic. Decreased RBC count causes hypoxia, which stimulates bone marrow to produce more number of RBCs. So condition is corrected within 4 to 6 weeks. Now इसको समझते हैं। तो अगर किसी का मान लीजिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है और एकदम से बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड लॉस तो हो गया ना। ब्लड लॉस होने के बाद में उसको जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू किया गया, ओके, उसका जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू किया गया, ब्लड लॉस होने के बाद में जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू किया गया, तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं,
ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ब्लड लॉस प्रिवेंट हो गया, ब्लड लॉस रुक भी गया, ब्लड जो निकल रहा था वो रुक भी गया, लेकिन जो अब ब्लड जो ऑलरेडी लॉस हो चुका है उसको उसकी पूर्ति तो हमें करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आइदर आप क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा हम डायरेक्टली चढ़ा सकते हैं या फिर सलाइन हम चढ़ा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका जो प्लाज्मा होता है वो रिकवर हो जाता है, लेकिन जो आरबीसीज है वो तो बॉडी को ही बनाने हैं। ओके, जो आरबीसीज हैं वो तो बॉडी को ही बनाने हैं, और कोई तो बनाएगा नहीं। तो जो आरबीसी लॉस होता है वो रिकवर नहीं हो पाता सेम 1 या 2 दिन में। तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स लगते हैं उसको रिकवर करने के लिए। ओके, तो अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद उसको कम से कम 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं पूरी तरीके से आरबीसी को रिकवर करने में। ओके, आरबीसी जो काउंट है उसको रिकवर करने में। यहाँ पर एक और चीज की जा सकती है कि हम डायरेक्टली ब्लड जो है किसी को ट्रांसफ्यूज कर दें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दें, लेकिन उसमें भी हमें बचना होता है, काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही हम कर सकते हैं। तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, तो वो सारी चीजें एक अलग मैटर है। ठीक है, तो उसमें भी लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, आरबीसीज तो लेकिन आपकी बॉडी को बनाना ही है, आरबीसीज अगर नहीं बनेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। तो होता क्या है, उसके लिए बॉडी ने एक नया मैकेनिज्म निकाल रखा है। नया मैकेनिज्म का मतलब है खुद से एक मैकेनिज्म डेवलप कर लिया कि जो आरबीसी प्रोडक्शन है वो बहुत फास्ट हो जाए, जो हम आरबीसी नए आरबीसी बना रहे हैं वो जल्दी जल्दी बने। तो इसके लिए होता क्या है, जो हमारे आरबीसी लॉस होता है, जब हमारा आरबीसी लॉस होता है तो हमारे बॉडी में हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाता है। ओके, तो बॉडी में हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाता है। हाइपोक्सिया का मतलब है जब जो टिश्यूज होते हैं, अलग अलग टिश्यूज हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हम उसे बोलते हैं हाइपोक्सिया। ओके, सो लैक ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज इज नोन एज हाइपोक्सिया। तो टिश्यूज के पास जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो उसे हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। और ये हाइपोक्सिया अगर आपको याद हो तो ये हमारे एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, उसको बढ़ाने में। ठीक है, तो Yes, sir. हाइपोक्सिया होता है तो हमारी बोन मैरो स्टिमुलेट होती है और वो और ज्यादा आरबीसी प्रोडक्शन शुरू कर देती है, जो ऑलरेडी प्रोडक्शन रेट था उसको बढ़ा देती है। ठीक है, अगर वो दिन में 1 मिलियन आरबीसी बना रहे थे तो अब वो उसको मैक्सिमम करने का और बढ़ाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि बॉडी में हाइपोक्सिया होना शुरू हो गया। सो कंडीशन इज करेक्टेड विद इन 4 to 6 वीक्स। अराउंड 4 से 6 हफ्ते लगते हैं कंडीशन को ठीक होने में। ओके, पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि पेशेंट जो है, पेशेंट ठीक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसको, लेकिन पूरी तरीके से स्वस्थ होने में उसको 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं अगर ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया था। ओके, अगर आप इंजरी साइट पे देखेंगे जहां पर एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे ब्लड ही ब्लड था उस पेशेंट का, तो आपको लग जाएगा कि ये इट वाज अ सिवियर ब्लड लॉस। ओके, तब 4 से 6 हफ्ते पूरी तरीके से रिकवर होने में लगते हैं एक इंडिविजुअल को। नाउ कम्स chronic hemorrhage. Chronic hemorrhage. So it refers to loss of blood by internal or external bleeding over a long period of time. तो ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लीडिंग तो हो रही है लेकिन वो ऐसे नहीं हो रही कि चोट लगी और एकदम से बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, ऐसे नहीं होता। उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे लंबे समय तक हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर किसी को आज प्रॉब्लम शुरू होती है, ठीक है, आज प्रॉब्लम शुरू हुई, उसकी ब्लीडिंग आज शुरू हुई उस प्रॉब्लम की वजह से। प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, अल्सर, हीमोफीलिया, मेनोर्गिया। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, इनको अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सी कंडीशन क्या होती है। तो अगर ये हो जाता है तो उसमें ब्लड लॉस तो होता है धीरे धीरे, लेकिन लंबे समय तक, काफी टाइम तक होता रहता है। ठीक है, सो उन केसेस में उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक हेमरेज। क्रॉनिक हेमरेज इट ऑकर्स इन कंडीशंस लाइक पेप्टिक अल्सर। सो आपने कभी अल्सर्स को हम मोस्टली छाले बोलते हैं आम भाषा में,
जो माइल्ड अल्सर्स होते हैं उनको हम छाले बोल देते हैं आम भाषा में। तो पेप्टिक का मतलब है जो आपके स्टमक से रिलेट करे। ओके, सो स्टमक में जब अल्सर्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। सिमिलरली हीमोफीलिया मैंने आपको बताया था पहले भी, इसमें इंडिविजुअल में प्लेटलेट्स नहीं बनती, बताया था। यस सर। सो इसमें जो पेशेंट होता है उसमें प्लेटलेट्स नहीं बन पाती है, कारण होता है वो हमने अभी डिस्कस करेंगे उसको आगे। और तो हीमोफीलिया जो है वो कंडीशन है जिसमें प्लेटलेट्स ही नहीं बनती, ब्लड क्लॉटिंग मुश्किल हो जाती है। ओके, तो जैसे ही वो ब्लड क्लॉटिंग शुरू होती है या फिर ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम होती है, तो अगर उस इंडिविजुअल को चोट लगती है तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी और वो ब्लड लॉस प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। सो उस केस में भी क्रॉनिक ब्लीडिंग मोस्टली देखी जा सकती है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्रॉनिक हैमरेज क्या होता है। So due to continuous loss of blood, lot of iron is lost from the body, causing iron deficiency. This affects the synthesis of hemoglobin, resulting in less hemoglobin content in cells. The cells also become small. Hence, the RBCs are microcytic and hypochromic. So chronic acute hemorrhage में हमारे सेल में कोई चेंजेस नहीं आए थे, सेल का काउंट कम हुआ था लेकिन उसके साइज और कलर में कोई डिफरेंस नहीं आया था। कोई कुछ कह रहा था आप में से? सर ये पेप्टिक अल्सर तो होता है स्टमक से रिलेटेड, और ये दूसरा वाला था जिसमें प्लेटलेट्स नहीं बनती, और ये वाला फर्स्ट, ये जो बीच में है ये वाला ये परफ्यूरा, परफ्यूरा एंड इसका क्या मीन था? इट इज ऑल्सो अ डिजीज, लेकिन ये अभी आप नहीं कंफ्यूज हो तो बढ़िया है, क्योंकि हम ऐसा टॉपिक कर रहे हैं जिसमें इसमें ये कंफ्यूजन कर सकता है, इसीलिए मैंने इनको अवॉइड कर दिया अभी। तो ये आपके अभी जानने की नीड नहीं है, जब आप मेरे को लगेगा मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा। ओके, क्योंकि हमने ये डिस्कस कर लिया था हीमोफीलिया ऑलरेडी पहले ही, और पेप्टिक अल्सर क्योंकि ये बहुत कॉमन है इसीलिए मैंने आपको ये दोनों बता दिए थे, लेकिन इन दोनों को अभी अवॉइड करिए, आपको अभी जानने की नीड नहीं है, जैसे मेरे को लगेगा मैं आपको बता दूंगा। ओके ओके सर, ओके सर। सो क्रॉनिक डिसीजेस या फिर क्रॉनिक हेमरेज में होता क्या है, ब्लड लॉस तो होता ही है, उसके साथ में आयरन भी बहुत सारा लॉस होता है, आयरन लॉस भी होता है। ओके, इसीलिए हमारे हीमोग्लोबिन जो है अच्छे से नहीं बन पाता, और जो सेल्स बनते हैं, आरबीसी सेल्स बनते हैं, वो साइज में छोटे होते हैं, वो साइज में छोटे होते हैं और उनका डिस्कलरेशन भी होता है। डिस्कलरेशन मतलब उनका जो रेडिशनेस है वो भी कम होने लगता है। ओके, लेकिन एक्यूट हेमरेज में ऐसा नहीं होता। एक्यूट हेमरेज में सेल का साइज भी नॉर्मल रहता है और हीमोग्लोबिन कंटेंट भी नॉर्मल रहता है। अगर हम यहाँ देखेंगे, आरबीसीज आर नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। तो नॉर्मो का मतलब था नॉर्मल, साइटिक का मतलब था सेल साइज, क्रोमिक का मतलब था कलर। सो नॉर्मल सेल साइज एंड नॉर्मल कलर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है क्रॉनिक में, आरबीसीज आर मैक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। माइक्रो मतलब छोटा, साइटिक मतलब सेल साइज, एंड हाइपो मतलब कम, और क्रोमिक मतलब कलरेशन। आया समझ में? सो दोनों में एक डिफरेंस अगर हम यहाँ पर देखते हैं, सो इस टेबल में जो ये पहला दे रखा है हेमरेजिक अनीमिया, अगर हम इसमें देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, आरबीसी के देखने, जब हम देख, मॉर्फोलॉजी मतलब जो हम देखकर डिफरेंस बता सकते हैं। ओके ओके, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं आरबीसी के, जो हम देख के साइज और कलर ही बता सकते हैं हम अभी उसका, या फिर शेप बता सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो normocytic and normochromic in acute loss of blood, that is your acute hemorrhage. Chronic hemorrhage में microcytic and hypochromic. Okay, तो आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आया। अगर यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक, तो प्लीज मेरे को बता दीजिए, क्योंकि जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं उसमें भी बहुत ऐसे वर्ड्स आएंगे जो, जिसको वर्ड का मीनिंग अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको बाकी सारी चीजें आसान रहेगी। ओके, तो आई गेस अभी तक सबको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से अगर हम बात कर रहे हैं, बाकी टॉपिक जो हमने पहले करे हैं उनको एक बार को अगर हम साइड रख देते हैं, अगर हम सिर्फ इस टॉपिक की बात करते हैं, तो जो आज हमने पढ़ा वो सबको समझ में आ गया है। यस सर। All clear, sir. Yes, sir. यस सर।